Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantu Bhandari. Once again, welcome you all to the June 2023 amendments for the subject that is called as Resolution of Corporate Disputes, Non-Compliance and Remedies, CS Professional Group Second. So I think आप पहला पार्ट देख चुके होंगे जून 2023 अमेंडमेंट्स का, और अब समय आ चुका है कि हम फर्दर जो अमेंडमेंट्स हैं अलग अलग चैप्टर्स में उनको कवर करें। तो आज इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट ही डिस्प्यूट से इंस्पायर्ड है और डिस्प्यूट को कैसे आपने रिजॉल्व करना है और क्या क्या दिक्कतें हैं या क्या क्या स्टेजेस होंगे एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। आई थिंक उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, बट फिलहाल के लिए जो अमेंडमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जून 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो one of the leading disputes actually जो अब sort out हो चुका है, that was between the late Cyrus Mistry and Tata, which is Ratan Tata. Cyrus Mistry के साथ जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज इंडिया ने, हम सब ने एक बहुत ही यंग और एक बहुत ही बडिंग एंटरप्रेन्योर खो दिया शायद, बट सो उस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा। बट आप देखिए कि उनके जाने से पहले ऐसा शायद कोई ट्राइब्यूनल नहीं बचा इस देश के अंदर, चाहे वो NCLT था या NCLAT था, और फाइनली चाहे वो सुप्रीम कोर्ट था, जहाँ पे वो लोग ना गए हों। बट अल्टीमेटली आई थिंक हमें जो इसका नुकसान है वो तो चलिए जो है सो है, फैमिली को, देश को जो नुकसान है साइरस मिस्त्री के ना रहने से, वो तो है ही अपनी जगह। बट आप देखिए उसके बाद किसी के हाथ कुछ लगा नहीं, इतनी लंबी बैटल्स 2016 से शुरुआत करके 5 साल कोर्ट में निकल गए, न जाने कितनी और टेंशन आई होंगी, बट आप देखिए उसके बाद हाथ तो किसी के कुछ लगा ही नहीं, मतलब वो रहे ही नहीं। तो जीत भी जाते तब भी शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवे बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और वो एक लीडिंग डिस्प्यूट आप कह सकते हैं था, जो कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया। तो फिलहाल अमेंडमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के तौर पे, तो हमारे पास सेक्शन 9 में ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लेके कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये शेयर्स रजिस्टर के या शेयर्स को लेके ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन जो है उससे इंस्पायर्ड है। तो बहुत बार कंपनी परेशान करती है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, उनके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि परेशान करते हैं, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे जो समझने की जरूरत है। एक तो है जेन्युइन चीज़ कि डॉक्यूमेंट में साइन नहीं है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो ऑब्वियसली कंपनी क्यों रजिस्टर करेगी, क्यों आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी, तो कंपनी डेफिनेटली रिजेक्ट करेगी। बट दी अदर स्टोरी इज, जिसके लिए आई थिंक हम बात आज कर रहे हैं, वो यही है कि अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कंप्लीट है तो आई थिंक कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि स्मूथली ये सारा का सारा काम हो जाए, चाहे वो ट्रांसफ़र हो चाहे वो ट्रांसमिशन हो। अब उसी को लेके यहाँ पे पहले कुछ फाइन एंड पेनल्टीज के बारे में बात करी गई है, आइए देख लेते हैं और फिर उसके आगे बात करेंगे। तो कहते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट 2020 रेड विद और इन कंटेक्स्ट विद सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। सो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, सो जो पहले का प्रोविजन था वो क्या था और अब जो नया है वो क्या, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले ओल्ड जो प्रोविजन है एक बार उसको देख लेते हैं, और कुछ खास बदलाव नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि ट्रांसफर पहले ऐसे होता था अब ऐसे करना है, नहीं, सिर्फ जो अमाउंट ऑफ पेनल्टीज है उसके अंदर बदलाव किया गया है। सो कहते हैं वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 जो कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में बात करता है, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन। अब आप चाहे ऐसे कहिए व्हिच शैल नॉट बी लेस देन, या कह दीजिए मिनिमम, एटलीस्ट। नॉट बी लेस देन मतलब कम से कम, तो एटलीस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम भी कह सकते हैं। तो कंपनी में जुर्माना लगता था 25,000 रुपए का, जो कि कहते थे कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक हो सकता है। ये कंपनी की बात थी। सो कंपनी के कंटेक्स्ट पे आप देखिए इसको और इजी आप कैसे बना सकते हैं। जब आप ये देख रहे हैं, क्योंकि रिवीजन जब आप करने बैठेंगे तो इतना समय नहीं होगा कि शायद आप ये वीडियोस देख सकें या एक एक लाइन पढ़ सकें, तो उस समय की सोचिए। बिकॉज होता है ना कि मैं पूरा दिन पढ़ता रहूं, बट जो मेरा रिजल्ट आएगा लोग उससे मुझे जज करेंगे, कहेंगे यार ये तो पढ़ता रहता था पूरा दिन, देखो कहीं ना कहीं, बट सोचेंगे तो शायद है ना ये सब बात। तो हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना ही है हमें, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी अगर करें तो कोई बुराई नहीं है। तो कहता है कि भाई कंपनी में कम से कम 25,000 की पेनल्टी लगेगी, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है। ये कंपनी का कंटेक्स्ट है, ठीक है। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल है, तो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो जो और लोग होंगे जो कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टली, हम उन्हीं के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट
shall be punishable with a fine which shall not be less than 10,000 रुपए and which may extend to 1 लाख रुपीस। तो कंपनी के ऊपर 25 से 5 लाख तक यानी 25,000 से 5 लाख के बीच में कहीं भी जुर्माना लग सकता है। इंडिविजुअल के तौर पे यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल थे इस काम को करने के लिए और उन्होंने नहीं किया, उन पे कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना और जो कि मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। ये आपने अगर इतनी ये फिगर्स एक बार देख ली और इसको समझ लिया तो ये जो 2-4 मिनट शायद लाइन को पढ़ने और समझने में लगेंगे वो लगेंगे ही नहीं आपके। पर ये पुराना प्रोविजन था। अब नया प्रोविजन क्या है, उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया। कहते हैं वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 56, जो ऊपर हमने बात करी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को लेके, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, अब रादर देन 2 पेनल्टीज लगे कि कंपनी पे कुछ और इंडिविजुअल पे कुछ और, तो कहते हैं कंपनी और हर वो ऑफिसर जो कि लायबल था इस काम को करने के लिए पर नहीं किया, कहते हैं कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 50,000 रुपए। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम तक जाना और उसके बाद कंपनी की बात अलग करना, इंडिविजुअल की बात अलग करना, सब कुछ खत्म। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि सीधा 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ना कम लगेगा ना ज्यादा लगेगा, बात खत्म। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि पेनल्टीज तो नंबर्स हैं, इसमें कोई क्या आपको बता सकता है, पर लॉजिक समझिए इसके पीछे। पहली बात तो ये अमेंडमेंट भले हम जून 2023 के पढ़ रहे हैं, बट ICSI ने, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, कुछ प्रीवियस पहले की भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे डाली हैं। तो टेक्निकली 2020 का अमेंडमेंट है, मतलब दिसंबर 2020 का, 21 चलिए स्टार्टिंग का मान लीजिए अगर ऐसे मानना है, तो पुराना हो चुका है। तो अब आपको पता होगा कोविड के बाद आई थिंक उससे पहले भी ये बात चल रही थी कि बहुत सारे ऑफेंस को जो कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं और तमाम कानूनों में दिए गए हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। मतलब ये कि जिनकी पहले आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलती थी उनकी कंपाउंडिंग मिलने लग जाएगी, जिनकी पेनल्टीज थोड़ी ज़्यादा थी उनको आपने कम कर दिया। तो आप ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस के बारे में भी यहाँ पे सोचिए और उसको इससे कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि आप देखिए कि पेनल्टी पहले ज़्यादा थी, कहाँ 50,000 रुपये कहाँ हम लाखों में बात कर रहे थे, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज़ होती है। अगर आप बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो शायद बहुत सारी कंपनीज आपके देश में कारोबार करना पसंद नहीं करेंगी। तो इसके अपने एक ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट हम वहाँ नहीं जा रहे, बट यही इसका बेसिक लॉजिक है जिस वजह से ये किया गया है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो एक और सेक्शन के बारे में बताया गया, ये भी 2020 में आया था, आखिर में दिसंबर के 2020 में आया था, और ये सेक्शन 10 से इंस्पायर्ड है ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। और अगर कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करें तो वहाँ पे सेक्शन 59 सब सेक्शन 5 है जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के रेक्टिफिकेशन को लेके बात करता है। तो देखिए 2 तरीके हैं, एक तो आपने कंपनी को बोला रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, कंपनी के जो रजिस्टर्स हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर मेरा नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चढ़ा दिया है, एंटर कर दिया है, बट मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, तो मैंने बोला भाई मेरा नाम हटाओ, मेरा नाम क्यों एंटर कर दिया, मैंने तो कोई ना शेयर खरीदा है ना बेचा है, ना मेरी कोई जिम्मेदारी है, ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर उन्होंने मेरा नाम एंटर कर रखा है, हटा नहीं रहे। या दूसरा केस क्या है कि मैं ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ, मेरा नाम वहाँ पे आना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आना चाहिए, बट मेरा नाम वहाँ से उन्होंने हटा दिया। मैं कह रहा हूँ भाई कंपनी के शेयर्स तो मेरे पास है, मेरा नाम क्यों हटा रहा है, मैं शेयर बेच थोड़े रहा हूँ। तो उसी चीज़ को लेके कि भाई अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती किसी का नाम रजिस्टर में डाल दिया या बिना उनकी मर्जी के उनका नाम हटा दिया, तो उसको लेके सेक्शन जो था वो बनाया गया था। सेक्शन जो है ऑल टुगेदर ट्राइब्यूनल पे फोकस था, मतलब ये था कि तो जब ऐसा कुछ होता था तो कंपनी को शिकायत करने के बाद भी अगर बात नहीं बनती थी तो लोग ट्राइब्यूनल की तरफ जाते थे और कंप्लेन करते थे। तो पहले जब ये सेक्शन इन फोर्स था, अभी सेक्शन को ऑल टुगेदर हटा दिया गया है, इसलिए ओल्ड प्रोविजन में आप देखेंगे कि मैंने कट आउट कर दिया, क्योंकि रहा ही नहीं है। न्यू प्रोविजन में यही लिखा है कि जो पहले प्रोविजन था उसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर दिया। तो क्या था ये आखिरकार, तो इसमें यह था कि भाई ठीक है आप नहीं मान रहे हैं रजिस्टर्स को लेके बात की रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, तो हम ट्राइब्यूनल जाएंगे। जो लोग अग्रीव्ड हैं वो ट्राइब्यूनल चले गए और ट्राइब्यूनल ने पूरा सुनवाई करने के बाद पाया कि हाँ कंपनी गलत कर रही है, तो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किए कि भाई रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। अगर उन ऑर्डर्स के मिलने के बाद भी जो कि ट्राइब्यूनल पास करता है, कंपनी बात नहीं सुनती है, फिर भी कंपनी रजिस्टर्स को रेक्टिफाई नहीं करती है, तो पहले ये था कि कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि कम से कम 1 लाख रुपए का होगा और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक जा सकता है, ये कंपनी के ऊपर लगेगा। साथ साथ हर वो इंसान जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि ये चीज़ एग्जीक्यूट हो, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो, बट नहीं किए हैं, तो उस इंसान को बताते थे कि 1 साल की सजा
प्लस जो अमाउंट है पेनल्टी का वो भी कम से कम 1 से 3 लाख रुपए के बीच में रहेगा, या हो सकता है जेल भी जाना पड़े और पेनल्टी भी लग जाए। ये तब की बात थी जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिए कि रेक्टिफाई करो, फिर भी नहीं किया। ये तब था है नहीं था। पर अब क्या हो गया, अगर आप देखें डिटेल्स ऑफ चेंज में अगर आप देखें तो कहते हैं सेक्शन 59 सबसेक्शन 5 जो है विद रिस्पेक्ट टू द पीनल प्रोविजन फॉर द डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी फॉर रेक्टिफिकेशन हैज बीन ओमिटेड। खत्म, काम ही खत्म कर दिया। नहीं माननी, मतलब उनका यह है कि ट्राइब्यूनल की बात आपने नहीं माननी, पेनल्टी को लेके मत मानो, मतलब लिटिल मीनिंग तो यही है। तो देखिए अब लाइटर नोट पे हम कुछ भी कहें, बट जो मैंने कुछ देर पहले आपसे बात रखी आपके सामने कि डीक्रिमिनलाइजेशन, अब ये डीक्रिमिनलाइजेशन कोई ये 2-4 सेक्शंस का नहीं हुआ है, ये तो जो आपके कोर्स में डेफिनेटली मैं वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर कंपनीज एक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अब ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कंपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बेनिफिशियल है, या वो जो लोग थे जो ट्राइब्यूनल के पास अपनी बात लेके जाते थे और शायद ट्राइब्यूनल को तो डर होता, या कंपनी को तो ट्राइब्यूनल का डर होता था कि भाई हम नहीं करेंगे तो ट्राइब्यूनल जुर्माना लगाएगा। अब वो चीज़ भी यहाँ पे खत्म हो गई है, पीनल प्रोविजंस को हटा दिया गया है। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर भले पास कर सकता है, अभी भी ऑर्डर पास कर सकता है कि रेक्टिफाई करो, पर अगर कंपनी नहीं करती है तो इन दैट केस जो आपने ऊपर पढ़ा कि भाई हम पेनल्टी लगाएंगे, कंपनी पे भी लगाएंगे और इंडिविजुअल को जेल भी भेज सकते हैं और उस पर भी पेनल्टी लगा सकते हैं और इंडिविजुअल को जेल और पेनल्टी दोनों भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अब इसके अंदर खत्म कर दी गई हैं। तो ट्राइब्यूनल मेनली एक ऑफिशियल वो भेज सकता है कि भाई रेक्टिफाई करो, उससे ज़्यादा फिलहाल अब कुछ नहीं कर पाएगा ट्राइब्यूनल इस कंटेक्स्ट को लेके। ओके, बात करते हैं आगे एक और प्रोविजंस के बारे में। सो सेक्शन 64 को लेके यहाँ पे बात करी गई है, जो कि इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 452 है, जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है। तो देखिए ये जो सेक्शन है ये बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विदहोल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के तौर पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी बहुत बार मैंने ये देखा है कि आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको एक एकोमोडेशन भी दे देती है, गाड़ी दे देती है, तमाम फैसिलिटीज़ देती है। तो चलिए बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं कि फ़ोन का बिल है, ये है, वो तो चलो कंपनी स्टॉप कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है। बट आप किसी घर में रह रहे हैं, कंपनी ने एक कॉटेज आपको दिया है या कोई अपार्टमेंट दिया है, वहाँ पे आप रह रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में वो कंपनी का ही है। तो जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई तो रूल तो यही कहता है कि आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा है कि अगर कंपनी जो है अगर कंपनी जो है उसने एम्प्लॉय की ग्रेचुटी, एम्प्लॉय का जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, या कोई और भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, सुपरएनुएशन वगैरह जो भी है, नहीं पे किया है, जो वर्कमैन कंपनसेशन के हिसाब से कंपनसेशन बनता है वो नहीं पे किया है, तो जो एम्प्लॉय है वो कंपनी की प्रॉपर्टी को लीगली विदहोल्ड कर सकता है। मतलब जब तक कंपनी एम्प्लॉय का हिसाब फुल एंड फाइनल नहीं करेगी, ये जो ड्यूज है उसके पे नहीं करेगी, तब तक वो भी प्रॉपर्टी खाली नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो पहले क्या था कि अगर एम्प्लॉय जो है उसने कंपनी की प्रॉपर्टी खाली नहीं करी, भले उसका पैसा बकाया है कंपनी की तरफ, कंपनी ने उसका पीएफ, ग्रेचुटी ये वो नहीं दिया, चलो मैं मानता हूँ कि पीएफ को लेके तो इतना रूल अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पीएफ तो क्या आप ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट से भी विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि आप वर्क माई सेल्फ एज अ सीनियर मैनेजर कंप्लायंस, पीएफ तो मैं भी अपना कटवाता हूँ, तो उसमें कोई एम्प्लॉयर का ऐसा सिग्नेचर या वो सब नहीं चाहिए, वो आप ऑनलाइन जाइए और विड्रॉ आप कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस रहता है और हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर ग्रेचुटी तो एम्प्लॉयर ने ही आपको देनी है, ग्रेचुटी कहीं जमा नहीं हो रही है, वो तो एम्प्लॉयर के पास ही है आपकी। तो वो तो जब आप सर्विस छोड़ेंगे, आपको पता है ये लॉन्ग टर्म रिकॉग्नाइजेशन काइंड ऑफ है, 5 साल के बाद आपको मिलने लगता है और हर साल ये बढ़ता रहता है, फॉर्मूला रहता है जिसके हिसाब से कैलकुलेट होता है 15.26 बेसिक सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो जो भी आपको बकाया अगर नहीं दिया था, तो पहले क्या होता था प्रीवियस प्रोविजन में कि अगर कंपनी ने आपका कोई भी बैलेंस नहीं दिया और आप कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं खाली करते तो आपको गलत माना जाता था और ये माना जाता था कि आप डेफिनेटली कंपनी की प्रॉपर्टी को विदहोल्ड कर रहे हो, विदहेल्ड कर रहे हो। बट आप इस अमेंडमेंट के बाद ये कह दिया गया कि अगर ड्यूज बनते हैं, एम्प्लॉय ने भी कंपनी से पैसा लेना है और कंपनी भी एम्प्लॉय का पैसा नहीं दे रही है, तो उसके बदले अगर एम्प्लॉय कंपनी की अकोमोडेशन खाली नहीं कर रहा है तो इसमें वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, वो लीगली हकदार है कि जब तक उसका पैसा उसको नहीं मिल जाता वो कंपनी की अकोमोडेशन नहीं खाली करेगा। और अगर वो ऐसा ऑब्वियसली इन लाइंस पे चलता है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। ये इस अमेंडमेंट में बात करी गई है, आइए देख लेते हैं।
तो कहते हैं कि सेक्शन 452 सबसेक्शन 2 जो कि इंसर्ट किया गया है, provided that the imprisonment of such officer or employee as the case may be shall not be ordered for wrongful possession of withholding of a unit if the court satisfy that the company has not paid. एम्प्लॉय को गिरफ्तार नहीं कर सकते आप कि भाई ये गैर कानूनी मेरी प्रॉपर्टी में घुस के बैठा है, कंपनी की प्रॉपर्टी में बैठा है। पहले चलती थी चीजें, अब नहीं चलती जब तक आप एम्प्लॉय का पूरा पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोर्ट के पास कंपनी जाएगी और कहेगी कि भाई ये मेरी यूनिट नहीं खाली कर रहा या अपार्टमेंट नहीं खाली कर रहा, घर नहीं खाली कर रहा जो कि कंपनी के नाम पे है, तो कोर्ट के सामने अगर ये बात एम्प्लॉय ने भी रख दी कि मैं इसलिए नहीं खाली कर रहा क्योंकि कंपनी ने मेरा जो पीएफ बनता है, ग्रेच्युटी बनती है या पेंशन बनती है, एसएमएसएफ का कंट्रीब्यूशन बनता है या कोई और तरीके की लायबिलिटी बनती है, वो नहीं दी है, तो जब तक ये कंपनी पे नहीं करेगी, एम्प्लॉय अगर घर नहीं खाली करता तो उसके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं करी जा सकती। ये इस अमेंडमेंट में कहा गया है। आई थिंक ये अच्छी एक स्टेप है एम्प्लॉयज का जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए, तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं कि वहां पे क्या है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फ्रॉड को लेके, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई नो ये पार्ट्स की लेंथ हो सकता है छोटी लगे आपको, बट हम इसको छोटा ही रखेंगे क्योंकि मेरी कोशिश एटलीस्ट ये है कि हर चैप्टर के अमेंडमेंट जो है वो सेपरेट वीडियो में रहें। अब कुछ जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो वो अलग बात है, बट पूरी कोशिश तो यही करी जाएगी। तो चलिए दोबारा से मिलेंगे कुछ ही देर के अंदर, दोबारा से इन चैप्टर 4 के जो जून 2023 के अमेंडमेंट्स है उसकी शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे थे आरसीडी के जून 2023 के अमेंडमेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे। भूलिएगा मत कि हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स की, ऑल दी सब्जेक्ट्स डिटेल एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस अवेलेबल हैं। फास्ट ट्रैक हिंदी में भी है जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, एंड कंप्लीट इंग्लिश में मैंने दोबारा से आई थिंक रिकॉर्ड किए हैं सारे के सारे फास्ट ट्रैक, तो वो आप देख सकते हैं। और जितने भी हमारे डीडीएल क्लास के स्टूडेंट हैं या फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट हैं, सभी को हर साल की तरह हर अटेम्प्ट की तरह वोट से आपको अमेंडमेंट्स मिलेंगे, नोट्स में मिलेंगे और क्लासेस में मिलेंगी। और हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है शांतनु तान्या अकेडमी, उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आप ऐसी कोई टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, बिकॉज देखिए बहुत बार क्या होता है जब हम एग्जाम में लिखते हैं और मार्क्स हमें कम मिलते हैं तो हमें ये समझ नहीं आती, भले हम पेपर निकलवा लें या और कुछ कर लें, कि मार्क्स मुझे आखिरकार कम क्यों मिले हैं कम, ठीक है 5 में से 1 मिला, क्यों मिला है 1, क्यों नहीं मिल गए 3 या 3.5, चलो 5 में से 5 अगर नहीं मिल सकते थे तो 3 तो मिल सकते थे। मैंने तो यही सोचा था शायद कि 3 मिलेंगे पर नहीं मिले। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसको मैं खुद एक तो बनाता हूँ, यानी उसके क्वेश्चंस बनाता हूँ और खुद चेक करता हूँ। तो इन दैट केस आपको चेक करने के बाद एक इवैल्यूएशन शीट प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ रीजन कि आपको मार्क्स अगर मैंने 5 में से 1 दिया है तो क्यों 1 दिया और कैसे 1 से इसको आप आगे बढ़ा के 4 या 4.5 तक लेके जा सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर मिसिंग है, यू नो। तो वो आप देख सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पे भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग शांतनु तान्या अकेडमी।